हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज का जो अगला टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम सिस्टम। और इस 5 जगत प्रणाली से हम जगत मोनेरा आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली शुरू करने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न जीवों को बांटना वर्गीकरण कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न जीवों को उनकी आकारिकी और जैव विकासीय संबंधों के आधार पर विभिन्न समूहों में या टैक्सा में बांटना वर्गीकरण है। तो आप सभी को वर्गीकरण की डेफिनेशन या परिभाषा आती है। वर्गीकरण की जो हिस्ट्री है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो चंड योग्य उपनिषद है उसने प्राणियों को 3 समूह में बांटा है। दिवाया, जिसमें जरायुज प्राणी को रखा गया है, जो बच्चे पैदा करने वाले प्राणी हैं उन्हें दिवाया में रखा गया है। अंडियों में अंडज प्राणी को या अंडे देने वाले प्राणी को रखा गया है। और उद्भिया में छोटे प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। तो बिल्कुल आप ये वर्गीकरण याद रखेंगे, क्योंकि चंड योग्य उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद था जिसमें जीवों को सबसे पहले बांटा गया था। अरस्तु वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करने की कोशिश की। अरस्तु, आप सभी जानते हैं अरस्तु का नाम। इन्होंने पौधों को वृक्ष, झाड़ी और क्षुप में बांटा और प्राणियों को आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर 2 भागों में बांटा, इनैमा और अनैमा। ऐसे प्राणी जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी उन्हें इनैमा में रखा गया, और ऐसे प्राणी जिनमें रेड ब्लड कार्पसल से लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित थी उन्हें एनैमा में रखा गया। आगे थियोफ्रास्टस साहब आए और इन्होंने पौधों को 4 कैटेगरीज में बांट दिया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ फाइटोलॉजी या बॉटनी भी हम कहते हैं। वृक्ष, झाड़ी, उपझाड़ी और क्षुप, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में इन्होंने बांट दिया। और इनकी एक फेमस किताब थी, उस किताब का नाम आप याद रखेंगे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो थियोफ्रास्टस ने लिखी थी। प्लाइनी और इल्डर की हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण को प्रस्तुत किया और इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। बिल्कुल आप याद रखेंगे प्लाइनी और इल्डर के नाम को भी। आगे लिनियस की हम बात करते हैं तो इनकी 2 फेमस किताबें हैं, स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में प्रकाशित की गई और सिस्टेमा नेचुरी जिसे 1758 में प्रकाशित किया गया। बिल्कुल आप दोनों किताबों का नाम और सन भी याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले 2 जगत प्रणाली आएगी, 2 किंगडम सिस्टम। और 2 जगत प्रणाली को देने वाले थे कैरोलस लिनियस। 1758 में इन्होंने 2 जगत प्रणाली दी थी और सभी जीवों को 2 जगतों में बांट दिया उन्होंने, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में सभी पौधों को रखा गया और एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रखा गया। इस प्रणाली में खामियां बहुत थी, जैसे यह प्रणाली असीम केंद्रीय प्रोकैरियोट्स व ससीम केंद्रीय यूकैरियोट्स के बीच विभेद नहीं करती थी। सभी को एक साथ रख दिया गया था। एक कोशिकीय जीव भी और बहुकोशिकीय जीव भी एक साथ रख दिए गए थे। प्रकाश संश्लेषी शैवालों को अप्रकाश संश्लेषी कवकों के साथ रख दिया गया था। इस प्रकार से इस प्रणाली में बहुत सारी डिमेरिट्स थी, तो इसे माना नहीं गया। आगे 3 जगत प्रणाली दी गई, जिसे देने वाले जर्मन जंतुशास्त्री अर्नस्ट हैकेल थे 1866। और आधार था इस प्रणाली का जंतुओं या पौधों की आकारिकी, ऊतक संरचना, पोषण की प्रक्रिया व शरीर के विभिन्न भागों की कार्यप्रणाली। इस आधार पर 3 जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया गया और प्रोटिस्टा एक और नया संघ बना दिया गया या जगत बना दिया गया। सभी अकोशिकीय जीव, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु को इसमें रखा गया, जबकि सभी पौधों को प्लांटी में रख दिया गया और एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रख दिया गया। लेकिन ये प्रणाली भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई, तो 4 जगत प्रणाली फिर दी गई, जिसे देने वाले थे हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। बिल्कुल आप नाम याद रखेंगे। एक कोशिकीय जीवों को 2 बड़े जगतों में, मोनेरा और प्रोटिस्टा में इसमें बांट दिया गया। जीवाणु व नीलहरित शैवालों, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, मोनेरा जगत में रख दिया गया। बिल्कुल आप याद रखेंगे। प्रोटिस्टा, प्लांटी व एनिमेलिया में ससीम केंद्रीय यूकैरियोट्स को रख दिया गया। कवकों को प्लांटी में रखा गया, जो कि इस प्रणाली का मुख्य दोष था। कवकों को फिर से इसमें प्लांटी में रख दिया गया था, जो कि इसकी प्रमुख डिमेरिट थी। 4 जगत परिकल्पना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद संभव हो पाई, क्योंकि इससे पता चला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केंद्रक की संरचना अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले थे आपके नोल और रुस्का, जिन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेदन करना संभव हो पाया, या हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का विभेदन आया कि इनकी न्यूक्लियस की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है।
वर्गीकरण की 5 जगत परिकल्पना फिर आर एच विटाकर ने 1969 में दी। आर एच विटाकर अमेरिकन पारिस्थितिकी विज्ञ थे और इन्होंने 5 जगत में संपूर्ण जीवों को बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब 5 जगत प्रणाली से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि इस 5 जगत प्रणाली का आधार क्या था। तो आधार था कोशिका की संरचना। पहला आधार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांट दिया गया कोशिका को। दूसरा आधार था शारीरिक संगठन, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को बांटा गया। पोषण का प्रकार स्वपोषी और परपोषी और जातिवृत्तीय संबंध जीवों के विकासीय संबंध को आधार बनाया गया। तो ये चारों आधार आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम मोनेरा किंगडम की बात करते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया, इसलिए इसे प्रोकैरियोटा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक वर्ड है प्रो, जिसका अर्थ होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और कैरियन या कैरी का अर्थ होता है न्यूक्लियस। यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिन जीवों में मिलेगा, प्राचीन न्यूक्लियस जिन जीवों में पाया जाएगा, उन्हें हम मोनेरा कहेंगे या प्रोकैरियोट्स कहेंगे। मोनेरा के सदस्यों में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, वह केंद्रक द्रव्य में कुछ क्षारीय प्रोटीन भी अनुपस्थित पाई जाती है। जो स्टोन प्रोटीन्स है डीएनए के साथ वाली, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मोनेरा के आपके जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, और आद्य जीवाणु या आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। छोटे कोशिकीय अविभेदित असीम केंद्रीय जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनकी खोज एंटोनियो और लियोनहॉक ने की थी और इन्हें एनिमलक्यूल, छोटे जंतु की संज्ञा दी। बैक्टीरिया नाम देने वाले हिरनबर्ग थे। 1838 में हिरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम प्रस्तुत किया था और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु हर जगह, जैसे पानी में, मिट्टी में, जीवों में पाए जाते हैं। कुछ थर्मोफिलिक जीवाणु 80 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान पर भी पाए जाते हैं और कुछ साइक्रोफिलिक जीवाणु -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहते हैं, जिन्हें हम साइक्रोफिलिक जीवाणु बोलेंगे। और जो उच्च तापमान पर पाए जाते हैं उन्हें हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहेंगे। इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, लेंथ से लेकर 0.7 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ाई तक या विड्थ तक होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटे जीवाणु की हम बात करें तो जो कोक्कस या कोक्काई बैक्टीरिया है वो सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा जीवाणु बेगियाटोआ मिराबिलिस हो जाएगा। तो ये भी आप नाम याद रख लेना। अब ये 4 प्रकार के जीवाणु के डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, आप देखेंगे। जो स्फेरिकल या गोल बैक्टीरिया उन्हें कोक्काई कहेंगे, जो रोड लाइक उन्हें हम बेसिलाई कहेंगे, और जो स्पाइरल उन्हें स्पाइरिला बोलेंगे, और जो कोमा शेप्ड होंगे उन्हें हम विब्रियो कहेंगे। यद्यपि जीवाणु संरचना में काफ़ी सरल होते हैं, परंतु इनका व्यवहार काफ़ी जटिल होता है, क्योंकि इनके अंदर उपापचयिक विविधता पाई जाती है। हर एक जीवाणु के अंदर जो उपापचयिक क्रियाएं हैं वो विविधता लिए हुए होती है। कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इनमें भी ये 2 प्रकार के हो सकते हैं: प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी। जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो जाएंगे, और जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषण करेंगे वो रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो जाएंगे या कीमो ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। बहुतायत में जीवाणु हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी होते हैं, और ये दूसरे जीवों या मृत सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की हम बात करते हैं आगे। ये अद्भुत असीम केंद्रीय जीव है जो कि एक्सट्रीम वातावरण, जैसे अति उच्च लवण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं और दलदल में पाए जाते हैं। जब ये अति उच्च लवणीय क्षेत्रों में मिलेंगे तब इनको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे। गर्म झरनों में मिलेंगे तब इनको थर्मोएसिडोफिल्स कहा जाएगा, और दलदल में पाए जाने पर, मार्शी एरियाज में पाए जाने पर इनको मिथेनोजेंस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रू बैक्टीरिया से अलग कोशिका भित्ति की संरचना दिखाते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति की संरचना के कारण ही ये एक्सट्रीम वातावरण में या अति उच्च वातावरण में जीवित पाए जाते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे। इनकी कोशिका भित्ति में जीवाणु की तरह पेप्टिडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है, यानी इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान से नहीं मिलकर बनी हुई होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकान यहाँ पर नहीं मिलेगा। इनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है। इनकी कोशिका झिल्ली में शाखित हाइड्रोकार्बन से जुड़े ग्लिसरॉल लिपिड पाए जाते हैं, जो कि इनका स्पेसिफिकेशन है या इनकी विशिष्टता है। इनकी आरआरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी दूसरे जीवों से अलग होती है। जो राइबोसोमल आरआरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी इनमें अलग पाई जाती है। आर्कीबैक्टीरिया को हम 3 समूह में बांट सकते हैं। हेलोफाइल से हेलोफिलिक आर्कीबैक्टीरिया ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में मिलते हैं, यानी लवण युक्त झीलों में, लवणीय दलदल में पाए जाएंगे, और तेज सूर्य की रोशनी में एक वर्णक बना लेते हैं जिससे हम बैक्टीरियोरोडोप्सिन बोलते हैं, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और ये बैंगनी या पर्पल कलर का होता है, और ये वर्णक सूर्य की रोशनी का अवशोषण करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें प्रकाश संश्लेषण का एक अद्भुत प्रकार पाया जाता है
जिसमें CO2 शर्करा में परिवर्तित नहीं होती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा रसायन परासरण विधि द्वारा ATP बनाने में प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी हमारी आएगी थर्मोएसिडोफिल्स या थर्मोएसिडोफिलिक आर्कीबैक्टीरिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये गर्म और अम्लीय आवासों में पाए जाते हैं, गर्म सल्फर जनों में जहाँ तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है और एसिडिक pH 1-2 pH पर भी ये जीवित पाए जाएंगे। अवायवीय परिस्थितियों में ये सल्फर को H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस्ड करेंगे या अपचित करेंगे, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या वायवीय परिस्थितियों में ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में या H2SO4 में ऑक्सीकृत करते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। बिल्कुल ये 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद कर लेंगे। आगे मिथेनोजेंस की हम बात करते हैं या मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये अवायवीय रूप से दलदल भागों में पाए जाते हैं। गाय, भैंस आदि जुगाली करने वाले जंतुओं की आहारनाल में भी मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुगाली करने वाले जंतुओं की आहारनाल में ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया इन जंतुओं के गोबर से मेथेन CH4 गैस या बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस में जो मुख्य कंटेंट होता है वो मेथेन गैस का होता है, वो भी आप याद रखेंगे। CO2 और हाइड्रोजन की क्रिया से यहाँ पर मीथेन गैस बनेगी। बायोगैस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो कि गोबर गैस संयंत्रों से प्राप्त किया जाता है। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोसार्सिना और मिथेनोकोकस, ये 4 कैटेगरी आप यहाँ पर याद रखेंगे या 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे। आगे हम यूबैक्टीरिया सत्य जीवाणु की बात करते हैं। ये हजारों की संख्या में वातावरण में पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो पेप्टिडोग्लाइकान से मिलकर बनी हुई होती है। जब ये बैक्टीरिया चलनशील होते हैं तो इनमें फ्लैजेला या कशाभिक भी पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल ऐसे असीम केंद्रीय प्रक्रियाओं से जो सबसे सफलतम समूह बनाते हैं। इनमें हरे पौधों के जैसे पर्णहरित पाया जाता है और क्लोरोफिल A पिगमेंट भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है नीलहरित शैवाल के नॉस्टोक और एनाबिना आप याद रखेंगे। और नॉस्टोक और एनाबिना जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये नॉस्टोक का एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके चारों तरफ एक जिलेटिनस शीट होती है या म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो म्यूसिलेज की बनी हुई होती है, और इनमें एक स्पेशल कोशिका पाई जाती है जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और ये हेट्रोसिस्ट कोशिका ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जिम्मेदार है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे साइनोबैक्टीरिया में जो नॉस्टोक और एनाबिना है उनमें एक हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। दूध को दही में चेंज करने वाले बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस व सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कोलेरा का कोजिंग बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, टिटनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटानी और सिट्रस कैंकर का जेंथोमोनास सिट्राई। बिल्कुल आप इन बैक्टीरिया के नाम भी याद रखेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास। एक्टिनोमाइसिटीज़ की हम बात करते हैं। ये कल्चर माध्यम में त्रिज्यीय कॉलोनी बनाते हैं। ये एक कोशिकीय शाखी तंतुवत जीवाणु होते हैं जो कवकों के कवक जाल से समानता दिखाने की वजह से रे फंगाई के नाम से या रे फंजाई के नाम से भी जाना जाते हैं। इनकी बहुत सारी जातियों से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। माइकोप्लाज्मा की आगे हम बात करते हैं। इनकी खोज नौकार्ड व रॉक्स ने की थी और इनकी खोज उन मवेशियों के तरल से की गई जो बोवाइन प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित थी। इसी आधार पर इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पिपेलो नाम दिया गया। बाद में इनका नाम नोवाक ने माइकोप्लाज्मा कर दिया। ये अवायवीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इनमें सेल वॉल का अभाव होता है और ये अपना रूप चेंज करते रहते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ये सबसे छोटे मुक्त जीव है। सेल वॉल के अभाव के कारण इन पर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पर अटैक करती है। इनकी वृद्धि उन एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों से रुकती है जो उपापचय क्रियाओं को रोकेगी। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, अकेलोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा मोनारा किंगडम पूरा हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मोनारा किंगडम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, माइन्यूट सी चीज़ें हैं, उन्हें आप याद करते हुए चलिए और बिल्कुल विश्वास मानिए कि प्रश्न जो आएगा वो यहीं से आएगा। थैंक यू वेरी मच।